मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आज का पटना उस समय का पाटलिपुत्र थी और इस पाटलिपुत्र से पूरे भारत को चलाया गया है, ये भी आप जान लीजिए। प्राचीन समय में भारत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र से मौर्य शासकों ने और गुप्त शासकों ने पूरे भारत पर शासन किया है। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद का उदय कैसे हुआ? मगध महाजनपद भारत की राजनीति पर कैसे छाया? भारत की राजनीति पर कैसे छाया? इन सब चीजों को आज हम चल रहे हैं समझने। विशेष तौर पर मगध को हम चल रहे हैं समझने। मगध क्यों इतना प्रभावशाली साम्राज्य बना, इतना प्रभावशाली महाजनपद कैसे बना मगध, ये हम चल रहे हैं आज जानने मगध की विशेषता को। मगध इतना ताकतवर क्यों कैसे बना? आज जिसे हम बिहार झारखंड कहते हैं वो उस समय का मगध था। जब भी आपके मन में मगध आए तो आप किसकी कल्पना करेंगे? आज के बिहार और झारखंड की। बिहार, आज का बिहार और झारखंड वर्तमान इतिहास में मगध कहलाता था, ये याद रखना है आपको। तो मगध उन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जनपद कैसे बना? मैंने आपको प्रक्रिया बता दी है जनपद से महाजनपद बनने की। जनपद से महाजनपद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाई? साम्राज्यवाद कहलाई, है ना। साम्राज्यवाद क्या है? जब मेरे मन में ये इच्छा पैदा हो कि मुझे अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना है, मुझे मेरे पड़ोसी को भी अपने सीमा में ले लेना है, तो ये जो प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति को, इस विचारधारा को ही साम्राज्यवाद कहा जाता है। अपने क्षेत्रफल के विस्तार की इच्छा को साम्राज्यवादी विचारधारा कहा जाता है। तो जनपद कैसे महाजनपद बने ये आपने समझ लिया। आपने ये जान लिया कि उस समय 16 महाजनपद थे जो सबसे ताकतवर थे। 16 में से 5 सबसे ज्यादा प्रभावी थे। उन 5 में सबसे ज्यादा प्रभावी था मगध। मगध इतना प्रभावी कैसे बना, मगध इतना ताकतवर कैसे बना, आज हम चल रहे हैं इसी चीज को समझने। मगध मतलब आधुनिक भारत का बिहार। और आज बिहार की दशा देख लो, आज बिहार की दशा दुर्दशा में है, लेकिन हमारे प्राचीन इतिहास में मगध ही पूरे भारत का नेतृत्व करता था। पूरा भारत मगध से चलता था, मगध पूरे भारत पर राज करता था। तो क्यों राज कर पाया मगध प्राचीन भारत में, पूरे भारत पर? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। आज हम चल रहे हैं उन्हीं कारणों को विस्तार पूर्वक समझने। और कोई क्यों नहीं कर पाया राज, सबसे ज्यादा ताकतवर मगध क्यों बन गया, इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में चल रहा हूं बताने। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं मगध साम्राज्य की विशेषताओं। पहला, अब सुनिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में जितने भी राज्य थे उनमें मगध राज्य, पटना तथा गया जिला, आधुनिक बिहार का इतिहास विशेष रूप से रोचक है। 16 महाजनपदों में यही राज्य ऐसा था जिसका राजनीतिक प्रभुत्व निरंतर विकसित होता रहा। मतलब ये अपने 16 महाजनपदों में हमेशा ताकतवर बनता गया। इसने ताकत को कभी लूज होने नहीं दिया। ये उन 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर जनपद बना। कैसे बना, क्यों बना, यही हम चल रहे हैं समझने आज। ठीक है, जिसका राजनीतिक प्रभुत्व निरंतर विकसित होता गया। शीघ्र ही मगध जैसा छोटा सा राज्य एक विशाल एवं सुदृढ़ साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र मौर्यों एवं गुप्तों के समय में संपूर्ण भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई और भारतीय साम्राज्य का प्रतीक। आप ये जान लीजिए कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आज का पटना उस समय का पाटलिपुत्र थी और इस पाटलिपुत्र से पूरे भारत को चलाया गया है, ये भी आप जान लीजिए। प्राचीन समय में भारत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र से मौर्य शासकों ने और गुप्त शासकों ने पूरे भारत पर शासन किया है। पूरे भारत पर शासन किया है। किन्होंने?
गुप्तों ने और मौर्यों ने। मौर्य पहले आए हैं, गुप्त बाद में आए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। मौर्य पहले हैं फिर गुप्त हैं, मौर्य पहले हैं फिर गुप्त हैं, ये याद रखना है। नाम बहुत सिमिलर होंगे लेकिन आपको नामों में अंतर करना आना चाहिए, ये याद रखना है, ये भेजे में समा लेनी है, इस बात को भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर, ये समझ लो आप। तो आप ये जानिए कि मगध इतना ताकतवर क्यों बना। मगध के ताकतवर बनने में उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है, भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है। पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं लेकिन ब्रिटेन वाले भारत को खोजते हुए क्यों आए, या फिर यूरोप के अधिकतर देश भारत को खोजते हुए क्यों आए, क्योंकि भारत की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अच्छी, और भारत के पास जो खजाना है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। भारत के पास जिस प्रकार के मसाले हैं और दुनिया में किसी के पास नहीं। तो दुनिया, भारत मतलब पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी और अफगानिस्तान भी, ये भारत है। जब मैं प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूं तो आप ये जान लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारा का सारा भारत है। प्राचीन भारत इतना बड़ा है, समझ में आई बात। प्राचीन भारत इतना बड़ा है, इस बात को ध्यान में रखना है, भूलना कदापि नहीं है, समझ में आई बात। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिन्होंने मगध को इतना प्रभावशाली साम्राज्य बना दिया। तो इतिहास ने मगध साम्राज्य के उत्थान के बहुत सारे, इतिहासकारों ने मगध साम्राज्य के उत्थान के बहुत सारे कारण बताए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। बहुत सारे कारण बताए हैं इस ताकतवर बनने के पीछे मगध साम्राज्य के, लेकिन हम कुछ विशेष कारणों को यहाँ पर चल रहे हैं पढ़ने। पहला है भौगोलिक स्थिति, मैंने भी यही बोला, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति मगध को सबसे ताकतवर बनाती है। भौगोलिक स्थिति क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि भूगोल आपको हर चीज मुहैया करा देता है। आपको भोजन भी मुहैया करा देता है चाहे तो, और आपको सुरक्षा भी मुहैया करा देता चाहे तो। अब भारत चीन से सुरक्षित क्यों है, कभी सोचा ही इस मन में? कभी नहीं, मन में ये ख्याल ही नहीं आया होगा कि आया है कभी? बस यही चीज, भारत की ये पूरी की पूरी सीमा रेखा हिमालय के पर्वत से घिरी हुई है, और इन पर युद्ध करना आसान नहीं है। इन पर चढ़ना ही मुश्किल है, तो युद्ध करना तो आप कल्पना से बाहर समझिए, आप कल्पना से बाहर समझिए युद्ध करना। और इसी प्रकार से मगध का भी कुछ यही स्वरूप था। मगध दो नदियों के बीच में बसा था और उसके इर्द गिर्द पहाड़ थे। पहाड़ों ने उसे सुरक्षा दे दी थी और नदी ने उसे यातायात का सस्ता संसाधन उपलब्ध करा दिया था। आसपास भरमार जंगल थे, उन जंगलों में दबा के खनिज पदार्थ थे, जिन चीजों ने मगध को उस समय के सभी साम्राज्यों से बहुत आगे पहुंचा दिया। अभी पढ़ूंगा तो बताऊंगा ये चीज। तो ये सारी चीजें मगध को सबसे ज्यादा विशेष बनाती थी उस समय के सभी साम्राज्यों में से। उस समय के सभी साम्राज्यों में ये चीजें मगध को बहुत ही विशेष बना देती थी, जिस कारण से मगध इतना ताकतवर बन गया। मगध के ताकतवर बनने के पीछे सबसे बड़े कारण ये है। इन कारणों को समझना और जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे सुनिए और बताता हूं मैं आपको, डिटेल से समझ लेते हैं। मगध राज्य उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी तथा निचले भाग के बीच अत्यधिक सुरक्षित रूप से स्थित था। यह नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था। मगध कौन कौन सी नदी? नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था तथा इसके चारों तरफ अन्य नदियां बहती थी। अंततः इसको ग्रह आक्रमणों से खतरा नहीं था। अब भाई चारों तरफ से नदी बह रही है तो आप कल्पना करो कौन हमला कर पाएगा?
पहले हमला करने के लिए नदी पार करनी पड़ेगी, और नदी पार करना इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम नहीं है कि आप नदी पार कर लोगे और आ जाओगे मेरे पे हमला कर दोगे। इतना आसान नहीं है, जितना मैं मुंह से बक दे रहा हूं हमला, उतना आसान नहीं है। तो प्रकृति ने ही इसे इतनी ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर दी थी, इतनी बढ़िया जगह ये लोकेट था कि कोई कहने की बात ही नहीं। पहाड़ एक तरफ से सुरक्षा दे रहे हैं, ये दो नदियों के संगम पर बसा है, तो इसका मतलब जमीन हद से ज्यादा उपजाऊ, पेय के लिए कोई दिक्कत नहीं, यातायात के लिए नदी, और संगम है, इसका मतलब दो नदियां जहां मिल रही है, और इसका मतलब यहां से यातायात भी हो रहा है, बड़ा व्यापार भी हो रहा है। उस समय तो नदियों के माध्यम से ही व्यापार होता था, तो मोटा पैसा मिल रहा है, मोटा पैसा मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें थी मगध के उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में बनने के। यातायात का एक बहुत बड़ा क्या एपिसेंटर बन गया था मगध, कि बिना यहां से गए ना आप उत्तर भारत की तरफ जा सकते थे, और ना ही आप पूर्वी भारत की तरफ जा सकते थे, ना ही आप पश्चिमी भारत की तरफ जा सकते थे। अगर आपको जाना है तो मगध का तो रास्ता आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से ही सारी नदियां जाती थी। तो आप मगध से जा रहे हैं तो आपको रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। कौन सा टैक्स? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क तो आपको देना ही पड़ेगा। और मगध पर हमला करना इतना आसान तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मगध प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, और प्रकृति ने ही उसे सुरक्षा दे रखी है। एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ नदी का जाल है। बिना नदी पार करे तो आप मुझ पर हमला कर ही नहीं सकती। जैसे हमारा गांव, उधर से कोई इधर आने के लिए जब तक नदी पार नहीं करेगा तब तक हम पर हमला संभव नहीं। अगर वो पुल टूट जाए तो कोई इधर से उधर आ सकता है? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। और नहीं आना होगा तो आपको एक बहुत लंबा रास्ता घूम कर आना पड़ेगा। उतनी देर में बहुत सारी तैयारियां की जा सकती है। अचानक तो कोई हमला कर ही नहीं सकता था मगध पर। अचानक हमला करने की तो कोई बात ही नहीं थी। कल्पना करें, आप खुद सोचे इस चीज को, कि आप एक प्रकृति की गोद में बसे हैं, संसाधनों से भरा आपका साम्राज्य है, दो तरफ नदी बह रही है, खेती लहलहा, खेती का लहलहाना स्वाभाविक है। खेती तो दबा के होगी भाई, पानी दबा के है, तो पानी दबा के इसका मतलब जमीन भी दबा के उर्वरक है। उर्वरक जमीन का मतलब फसलें दबा के होंगी, फसलें दबा कर होंगी। आगे सुनिएगा तो आगे और आपको पता चलेगा। इसको ये तो पढ़ दिया हमने। इसकी प्रथम राजधानी गिरिवज अथवा राजगिरी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी थी। इसकी पहली राजधानी क्या थी? आपकी मगध की पहली राजधानी थी गिरिवज अथवा राजगिरी, आज भी है, ठीक है, आज उसे राजगिरी के नाम से जाना जाता है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी थी, जिस पर आसानी से शत्रुओं के आक्रमण नहीं हो सकते थे। बाद की राजधानी पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से काफी सुरक्षित स्थिति में थी। इस सुरक्षित भौगोलिक स्थिति का मगध की विविध क्षेत्रों में प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि शत्रुओं के आक्रमण से निश्चित होकर मगधवासी एवं शासकगण अपनी क्षमताओं और साधनों को मगध की उन्नति और प्रगति में निरंतर लगा सके। अब भाई जिसे लड़ाई का झगड़े का खर्चा ही नहीं होगा तो वो अपने द्वारा कमाए गए पैसे का कहाँ उपयोग करेगा? समाज के विकास पर ही तो उपयोग करेगा ना। अब जैसे अगर हमें पाकिस्तान और चीन से खतरा ना हो तो हमें अपनी सेना पर इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमें अपनी सेना इतनी बड़ी रखनी पड़ेगी? कदापि नहीं। हम उस पैसे का कहाँ यूज करेंगे? फिर उस पैसे का यूज कहाँ करेंगे? हम अपने देश के विकास पर, हम अपने देश के सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, आर्थिक विकास पर। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे दो दुश्मन बैठे हैं हमारी दोनों बड़ी बड़ी सीमाओं पर। दिक्कत ये है, अब बात समझ में आ रही है कि दुश्मन होने का मतलब है कि आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान है, किसी और को नहीं। और हमारे देश के नेता इतने महामूर्ख हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि दुश्मन कोई अच्छी चीज नहीं होती। दुश्मन बनाने का मतलब है कि आपको ही खतरा है 24 घंटे।
और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो क्या हमारे एटम बम फ्रिज में रखने के लिए है? भैया उनका नुकसान ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नुकसान किसका होगा? हमारा, क्योंकि हम विकास में आगे हैं, वो हमसे पिछड़े हुए हैं। वो अभी दूसरे पायदान पर है तो हम 8वें पायदान पर हैं। तो बताओ नुकसान किसका होगा ज्यादा? हाँ, भिखारी लुटेगा तो ज्यादा भी उसका लुटेगा कि जो अमीर समृद्ध है उसका लुटेगा? आप मुझे बताओ, हमारा नुकसान है ना। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अवरोध का सिद्धांत ही नहीं पढ़ रखा कि जब दो लोग एक बराबर सैन्य ताकत के होते हैं तो उनके मध्य लड़ाई नहीं होती, उनके मध्य फिर क्या होता है? वैचारिक युद्ध होता है, फिर वैचारिक युद्ध होता है, लड़ाइयां नहीं होती। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये जान लीजिए कि मगध भौगोलिक तौर पर बहुत ज्यादा सुरक्षित था, दुश्मन उस पर आक्रमण कर ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। ये बात समझने वाली है। तो जब उस पर कोई हमला ही नहीं कर सकता था तो वो उस पैसे का प्रयोग कहां कर रहा था? अपने साम्राज्य के विकास पर कर रहा था। वो अपने साम्राज्य का विकास कर रहा था कि इस तरह से मेरा साम्राज्य और आगे बढ़ेगा, मेरा साम्राज्य और आगे निकलेगा। समझ में आई बात? तो उसके समाज में लोग गरीब थे ही नहीं, वो अपने समाज के विकास पर वो पैसा लगा रहा था जो उसे हथियारों पर लगाना था। समझ में आई बात? अब दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। पूछिए क्यों? क्योंकि कमाई के बहुत सारे साधन थे, सुरक्षित समाज था। जब सुरक्षित समाज था तो व्यापार भी बहुत उन्नत होगा। व्यापार का उन्नत होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि व्यापार कब उन्नति की तरफ जाता है? जब समाज में शांति होती है। तो मगध अपने आप में एक शांत प्रांत था, शांत साम्राज्य था। वहां किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, छुटपुट था, हर जगह होता है वो। तो मगध के राजनीतिक उत्कर्ष में आर्थिक कारण का भी योगदान रहा। यह संपूर्ण क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था, अंडरलाइन कर लो, अत्यधिक उपजाऊ था, जिसके कारण यहाँ पर कृषि, पशुपालन तथा उद्योग धंधों का विशेष रूप से विकास हुआ। इस क्षेत्र में लोहे के खाने थी, जिनसे प्राप्त लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। कृषि तथा उद्योग धंधों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य की भी बहुत प्रगति एवं उन्नति हुई। जातक कथाओं से पता चलता है कि मगध राज्य में व्यापारियों का बहुत्य था, मतलब बहुत बड़ी संख्या में थे, बहुत्य था। यह राज्य स्थल मार्गों द्वारा भारत के अन्य राज्यों से जुड़ा था। अंततः इसकी आर्थिक संपन्नता निरंतर बढ़ती रही। गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता एवं सुलभ होता था। इससे भी व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति ने मगध के राजनीतिक प्रभुत्व की वृद्धि और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध में जंगली क्षेत्र में हाथी भी बहुत संख्या में पाए जाते थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। तो भैया आर्थिक तौर पर भी मगध बहुत ही सशक्त था, आर्थिक तौर पर भी बहुत सशक्त था, सुरक्षित था और यातायात का सुलभ रास्ता था। यातायात का सुलभ रास्ता था, सुरक्षित था। और सुरक्षित होने का ही सबसे बड़ा कारण है कि व्यापार भी बहुत उन्नत था। बता ही दिया, नदियां थी तो उपजाऊ भूमि थी, जिस कारण से बड़ी मात्रा में किसानी होती थी। हमारा गांव जो भी नदी के पास रहेगा वो उपजाऊ होगा ही होगा, क्योंकि बहुमूल्य एक बड़ी मात्रा में पानी जहां रहता है वहां जमीन सड़ी रहती है, और सड़ी जमीन सबसे बेहतरीन जमीन होती है, क्योंकि पानी अपने साथ नई नई मिट्टियां लेकर आता है और अपने किनारे एकदम फाइन मिट्टी छोड़कर जाता है। और उस मिट्टी को क्या कहते हैं? उस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी मृदा होती है किसानी के लिए। सबसे अच्छी मृदा अगर कोई है तो वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी होती है। तो धान बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। जहां पानी है वहां धान तो होना स्वाभाविक है, धान की खेती बड़ी मात्रा। तो किसानी भी बहुत उन्नत था, व्यापार भी बहुत उन्नत था, और सब राज्यों से स्थल मार्ग भी थे तो जल मार्ग भी थे। तो यातायात दोनों तरीके से बहुत उन्नत था। तो यही चीज चाहिए होती है किसी भी साम्राज्य के विकास के लिए। तो आर्थिक विकास बहुत ज्यादा था, और इसी आर्थिक विकास के दम पर उसने
और भी अन्य साम्राज्यों को अपने अधीन किया। और जंगल था, जंगल में बहुत बड़ी मात्रा में क्या थे, हाथी। और ये हाथी कहाँ थे, उसकी सेना में। और जिस सेना में हाथी होंगे उस सेना का आप स्वरूप समझो, उस सेना का आप कल्पना करो उस सेना की ताकत कितनी बड़ी होगी। वो सेना अपने आप में ही, एक हाथी कम से कम 100 सैनिकों या 200 सैनिकों के बराबर था। जहां गया खत्म, लात ही मार देगा हाथी तो खत्म, 10 20 30 सैनिक एक बार में खत्म, अपनी सूंड से ही वो मार देगा धाट। तो आप ये समझिए, तो इन सब चीजों ने, भौगोलिक स्थिति ने, आर्थिक स्थिति ने मगध को सबसे ज्यादा ताकत प्रदान करी। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट क्या है, प्रतापी राजाओं का योगदान। योग्य राजाओं ने मगध पर शासन किया और इन योग्य राजाओं ने मगध को और भी ऊपर बढ़ाया। भाई अगर राजा योग्य रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, अगर अयोग्य व्यक्ति बैठ गया सत्ता में तो फिर संकट आना स्वाभाविक है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रारंभिक जैन और बौद्ध लेखक मगध की महत्ता का कारण विभिन्न पराक्रमी शासकों और उनकी नीतियों को बताते हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान में बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मौर्य के समय में तो मगध साम्राज्य भारत का एकमात्र राजनीतिक केंद्र ही बन गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य के राजनीतिक उत्कर्ष के पीछे उसके प्रतापी राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मगध साम्राज्य को, मगध के राजाओं ने भी मगध को एक नई उन्नति प्रदान करी, एक नया उनके लिए एक मापदंड प्रस्तुत किया। हर राजा ने बेहतर से बेहतर किया, हर राजा ने। और जिसका राजा अच्छा, नेता अच्छा, वो देश अच्छा होगा ही अपने आप। उस देश का आगे बढ़ना स्वाभाविक है, उस देश की समृद्धि का आगे बढ़ना स्वाभाविक है। तो मगध के भी आगे बढ़ने में उसके राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है और इन राजाओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ मगध को आगे बढ़ाया और इसे बहुत आगे पहुंचाया। तो ये कारण है, ये वो कारण है जिनके कारण मगध साम्राज्य अपने समय के और 16 जनपदों में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर महाजनपद बन के उभरा और एक ताकतवर साम्राज्य बन गया और जिसने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। किस काल में? मौर्य काल में। मौर्य काल में वो पूरे भारत का शासक बन जाता है, पूरे भारत को वो रूल करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर है, इसमें आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 चैप्टर प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, इनको आपको बहुत विशेष तौर पर पढ़ना है। और आप सबसे भी मेरा अनुरोध है, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, क्योंकि एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। यहाँ पर आप इतिहास को समझेंगे, इतिहास कैसे है हमारा, उस चीज को चरणबद्ध तरीके से आप यहां समझेंगे। लेकिन एमसीक्यू अगर आपको समझना है तो आपको एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी और हमारे चैनल पर भी आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर भी एमसीक्यू देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के शासन को समझेंगे और मौर्य साम्राज्य को भारत के इतिहास का प्रारंभ क्यों कहा जाता है, भारत के प्राचीन इतिहास का प्रारंभ क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।